सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जंग वो अपने भाई को जेल से छुड़वाने की डिटेल्स को देख रहा होता है। फिर वो कहता है कि मेरे ख्याल से मैं चाहे जितना मर्जी अच्छा वकील लगा लूं, लेकिन फिर भी डूसू को कम से कम 20 साल की सजा जरूर होगी। और अपने बॉडीगार्ड शंक्षी से कहता है कि जाओ और कुछ लोगों को इकट्ठा करो। तो बॉडीगार्ड कहता है कि बॉस, क्या आप सच में ऐसा करने का सोच रहे हैं? जेल से उसको छुड़वाना कोई आसान काम नहीं है, और वैसे भी भाई ने जो काम किया है उससे सारे देश की नजर उसी पर है। तो जंगू कहता है कि हमारी माँ को पेनक्रियाटिक कैंसर था, और जब वो उस कैंसर से तड़प तड़प कर मर रही थी तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे पास बुलाया और मुझे कहा कि अपने भाई का ख्याल रखना, और मुझे तुम पर भरोसा है। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे लिए सिर्फ मेरा भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम समझ रहे हो ना? तो बॉडीगार्ड कहता है कि जी। तो जंगू कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में समझ आया है? तो बॉडीगार्ड कहता है कि जी बॉस, मैं समझ गया, वो बस मैं थोड़ा सा बहक गया था। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाते हैं कि डिटेक्टिव भी उनको देख रहे होते हैं। फिर डिटेक्टिव किमताई को कॉल करता है, उसे कहता है कि गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। फिर हमें नाम सुनो को दिखाते हैं। वो अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि फिर वो क्या कहता है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे हमारी ऑफर जरूर माननी होगी। नाम सुन वो कहता है कि जब तक हमारे पास टूसू है, किम दो दिन सामने जरूर आएगा। फिर हमें सार्जेंट यो को दिखाते हैं जो अपनी स्केचेस को देख रही होती है और अपनी टीम से कहती है कि ये स्केच बाकी स्केचेस के मुकाबले साफ है। यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि किसी को जेल से निकाला जा रहा है। लेफ्टिनेंट वो कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्सप्रेसवे ना हो बल्कि हाईवे हो, और हमारे रिकॉर्ड में लगभग 7000 हाईवे हैं, हम सबको कैसे देख सकते हैं? तो अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो सार्जेंट यो कहती है कि जितने भी हों, लेकिन हमारे पास अब यही लीड है, तो चलो अब हमेशा की तरह काम शुरू करते हैं। तो सरमून कहते हैं कि हमेशा की तरह काम करते हैं, इसका क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? तो सार्जेंट यो कहती है कि मेरा मतलब है कि जैसे हम हमेशा काम करते हैं, जो लीड मिली है उस हिसाब से चलना और क्लू इकट्ठा करना। चीफ मून कहते हैं कि तुम एक ऐसे केस का क्लू ढूंढना चाह रही हो जिसमें आगे जाके तुम ही विक्टिम बनोगी। क्या तुम पागल हो? शायद तुमने पहले अकेले काम किया हो, लेकिन अब तुम और अकेले काम नहीं करोगी। तो सार्जेंट यो कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें 1 साल हो गया है और इस पर काम करने के लिए हमें कोई नहीं मिला, तो एक दिन में कोई कैसे मिल जाएगा? तो लेफ्टिनेंट वो कहती है कि काश आज हमारे साथ डिटेक्टिव कॉन्ग होते तो कितना अच्छा होता। तो वो सभी उसको देखने लगते हैं। तो वो कहती है कि मेरा मतलब है कि काम करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, पर वो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, और वैसे भी हमें भी किसी की मदद की बहुत जरूरत है। तो सार्जेंट यो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें किमताई को दिखाते हैं जो डिटेक्टिव कॉन्ग के पास आता है जंगू की इन्फॉर्मेशन लेकर। वो बताता है कि जंगू सियोल के बाहर एक गैंग का बॉस है, वो बहुत सारे इलीगल बिजनेसेस को चलाता है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि इसके अलावा किमताई कहता है कि बॉस, आप टूसू को तो जानते ही होंगे ना? तो डिटेक्टिव कॉन्ग कहते हैं कि नहीं, कौन है ये? तो वो कहता है कि सियो ब्योंग हुन। टूसू ये तो उसका दूसरा पार्टनर है जो उसका क्राइम उसका साथ देता था, और कुछ देर पहले वो किसी का मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ है। टूसू ही जंगू का भाई है, और उसी ने ये कहकर वो चुप कर गया। तो डिटेक्टिव कॉन्ग कहते हैं कि हाँ, आगे क्या? तो किमताई कहता है कि बॉस, आपको याद है आपने मुझे किम दो जिन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था? तो डिटेक्टिव कहता है कि हाँ। फिर तो किमताई कहता है कि उसने जिस औरत को मारा था उसका नाम था ली सुयांग, और उसके हस्बैंड का नाम था किम दो जिन। फिर डिटेक्टिव को चीफ मून की बात याद आती है जब वो कहते हैं कि सार्जेंट यो प्रोसिक्यूटर मिन को बचा सकती थी, और तुम आसानी से सियो ब्योंग को पकड़ लेते, और अगर तुम सियो ब्योंग को पकड़ लेते तो आज प्रोसिक्यूटर मिन और ली सुयांग दोनों जिंदा होते। फिर हमें सार्जेंट यो को दिखाते हैं जो लेफ्टिनेंट यो के लिए कॉफी बनाकर लाते हैं। उसे कहती है कि ये लो, थोड़ी सी कॉफी भी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। सार्जेंट यो कॉफी देकर जाने लगती है तो लेफ्टिनेंट ओ उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है। सार्जेंट यो जैसे ही बैठती है तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि क्यों ना हम इस केस को छोड़ दें, या फिर इस केस में तुम काम मत करो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम इस केस में काम मत करो, और वैसे भी तुम्हारे पास पासपोर्ट है ना, तुम कहीं घूमने क्यों नहीं चली जाती? और क्या तुम्हें वो स्केच याद नहीं है? ये उस स्केच पे डिपेंड करता है कि तुम जिंदा रहोगी या फिर नहीं। सार्जेंट यो कहती है कि तुम जानती हो हम चाहे जितने मर्जी सच्चे दिल से चाहें, लेकिन कोई भी मेरी स्केच की सच्चाई को नहीं बदल सकता। लेफ्टिनेंट वो कहती है कि हम एक दफा कोशिश तो कर सकते हैं ना। सार्जेंट यो कहती है कि तुम जानती हो मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता था, और मुझे इसका इंतजार भी था। मैंने इतने लोगों के मौत के स्केचेस बनाए हैं, और मैं कहीं ना कहीं खुद ही उनको मौत के घाट उतार रही थी। इतने लोगों की मौत की तस्वीरें बनाने के बाद मैं अपने बारे में ये सच्चाई कैसे बदल सकती हूँ? मैं ये नहीं कर सकती, और मुझे ये करने का हक नहीं है। और फिर कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी मौत की खबर सुनकर परेशान हो गई हूँ? फिर सार्जेंट यो वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाते हैं कि सरमून भी वहाँ खड़े होकर सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर हमें डिटेक्टिव कॉन्ग को दिखाते हैं जो फ्यूनरल प्लेस पर आते हैं, और वहाँ पर आकर ली सुयांग की चीजों को देख रहे होते हैं। फिर हमें सार्जेंट यो को दिखाते हैं जो अपने स्केच देख कर रो रही होती है। फिर हमें प्रोसिक्यूटर शीजून को दिखाते हैं जो अपने ऑफिसर मैनेजर को बुला रहे होते हैं, लेकिन वो सो रहे होते हैं। फिर वो उनको दोबारा से बुलाते हैं तो वो उठ जाते हैं और कहते हैं कि जी प्रोसिक्यूटर रूम में बस ये खत्म होने वाला है। तो शीजून कहता है कि आप केस 30 पर काम कर रहे हैं ना? तो वो कहते हैं कि हाँ। तो शीजून कहता है कि क्या आपने मुझे रिपोर्ट भेज दी है? आप ऐसा करें कि आपने अब तक जितना भी बनाया है
आप मुझे भेजकर घर जा सकते हैं। तो मैनेजर कहता है कि नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं जल्दी कर दूंगा सर। तो शीजुन कहता है कि आप लगातार 3 रातों से सोए नहीं है, आप अब थक चुके होंगे, आप ही मुझे भेज दे, मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। और वैसे भी आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, अगर आज रात को मैंने आपको यहाँ पर रोक लिया तो आपकी बेबी हम दोनों को मार डालेगी। सार्जेंट भी वहाँ पर आ चुकी होती है और ये सब बातें सुनकर हंस रही होती है। मैनेजर प्रोसिक्यूटर शीजोन को शुक्रिया कहता है और कहता है कि मैं अभी आपको सेंड करके घर जाता हूँ। फिर शीजोन सार्जेंट को देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई? तो वो कहती है कि क्या मतलब मैं यहाँ पर कैसे आई, मैं यहाँ पर अपने भाई से मिलने के लिए आई। फिर शीजोन और सार्जेंट बाहर घूमने के लिए जाते हैं। सार्जेंट कहती है कि आज मामा पापा की बहुत याद आ रही है और मुझे लगता है कि अब उनकी तरह हमारी भी उम्र हो गई है और ये कितना अजीब है ना। तो शीजोन कहता है कि सार्जेंट तुम जानती हो ना कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर हमें हल्का सा फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर सार्जेंट ने स्केचेस बनाए होते हैं। इतने में सार्जेंट वहाँ पर फूलों को देखती है और कहती है कि शीजोन ये देखो, पिछले साल जो यहाँ पर फूल उगे थे वो वापस से आ गए हैं। शीजोन कहता है कि अगर ये तुम्हें फूल इतने ज्यादा पसंद है तो इन्हें तुम खुद भी उगा सकती हो, बस तुम्हें एक गमला चाहिए। तो सार्जेंट कहती है कि नहीं, फूल जहाँ उगते हैं वो वहाँ पर ही सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं और मैं अगर इन्हें देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आकर ही देखूंगी। सार्जेंट कहती है कि वैसे थैंक यू। तो शीजोन कहता है कि किस लिए? सार्जेंट कहती है कि इसलिए क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ इस जगह पर आते हो और अगर मैं अपनी लाइफ में तुमसे ना मिलती रहूँ तो मेरी लाइफ बहुत ही मिजरेबल हो जाएगी। तो शीजोन कहता है कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी बहन हो और अगर सच पूछो तो मैं यहाँ तक इसीलिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो सार्जेंट कहती है कि क्या सच में? मुझे तो लगता था कि मेरा भाई मेरे बगैर बहुत ज्यादा मजे करता है और मेरा भाई हर मुश्किल को बहुत अच्छे से फेस करता है और मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि तुम अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। तो शीजोन कहता है कि सार्जेंट मैं सिर्फ प्रोसिक्यूटर नहीं बल्कि तुम्हारा भाई भी हूँ और मैं तुम्हारी शक्ल देख कर बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। सार्जेंट बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकती? क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो बाल की खाल निकाल लेते हैं? मुझे तो जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है, क्यों ना मार्केट जाके हम कुछ खाएं। वो जो एक बूढ़ी औरत थी, क्या उसकी दुकान अभी भी वहाँ पर होगी? इतने में सार्जेंट को डिटेक्टिव कॉन्ग की कॉल आती है। सार्जेंट डिटेक्टिव की कॉल सुनती है और फिर वहाँ से जाने लगती है और अपने भाई से कहती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे अभी जाना होगा, हम अगली बार जरूर एक साथ खाएंगे। शीजोन कहता है कि शीहोन तुम्हें क्या हो गया है और अभी तुम्हें इतनी जल्दी कहाँ जाना है? तो सार्जेंट कहती है कि मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊंगी और अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चली जाती है। फिर शीजोन सरमोन को कॉल करता है और उनका हाल चाल पूछता है। सरमोन कहते हैं कि अगर अब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शीजोन कहता है कि जब से मैंने अपनी बहन को आपको सौंपा है मैं एक बार भी मिलने नहीं आ सका। तो सरमोन कहते हैं क्या तुम सार्जेंट के बारे में कुछ पूछना चाहते हो? तो शीजोन कहता है कि क्या? तो सरमोन कहते हैं कि तुमने इस बुरे इंसान का हाल चाल पूछने के लिए तो कॉल नहीं की होगी, तो सीधा मुद्दे पर आओ। तो शीजोन कहता है कि ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सार्जेंट के साथ क्या हुआ है? तो चीफ मून कहते हैं कि मैं परेशान था कि वो कहाँ गई है, तो क्या वो तुमसे मिलने के लिए आई थी? तो शीजोन कहता है कि हाँ, वो मुझसे मिलने के लिए आई थी और वो अभी यहाँ से गई है, लेकिन वो हमेशा की तरह मुझसे बात नहीं कर रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। तो सरमोन कहते हैं कि क्या उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? तो शीजोन कहता है कि नहीं, तो उसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो सरमोन कहते हैं कि माफ कीजिएगा, फिर मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो शीजोन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, कहीं इन सब के पीछे उसका कोई स्केच तो नहीं? तो सरमोन कहते हैं कि अगर सार्जेंट ने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी और मैं उसके डिसीजन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और फिलहाल मैं तुमसे बस इतना ही कह सकता हूँ। ये कहकर वो कॉल बंद कर देते हैं। फिर हमें सार्जेंट को दिखाते हैं जो डिटेक्टिव कॉन्ग से मिलने के लिए आई होती है। डिटेक्टिव कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? उस वक्त सीबियो ह्यून मेरे हाथ से निकल गया और अगर तब मैंने कोई और फैसला लिया होता तो क्या चीजें अलग होती? तो सार्जेंट कहती है कि मैं ये नहीं जानती, अगर उस वक्त आप फैसला कोई और लेते तो आज चीजें कैसी होती, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि अगर मैं भी उस वक्त आपकी जगह होती तो मैं भी उसी इंसान को बचाती जिससे मैंने पूरी जिंदगी प्यार किया हो। फिर डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो और ये मैं दिल से कह रहा हूँ, तुम्हारे स्केच में हर दफा कोई ना कोई होता है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने आज तक बहुत से लोगों की जान बचाई है और कई लोगों को तुम नहीं बचा पाई होगी। तुम जानती होगी कि वो इंसान मुश्किल में है, लेकिन एक छोटी सी गलती और मौका हाथ से निकल गया। फिर सार्जेंट और डिटेक्टिव से पूछते हैं कि आप जिस आदमी को तलाश कर रहे हैं उसका प्रोसिक्यूटर मिन से क्या रिलेशन था? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करूंगा। तो सार्जेंट कहती है कि अगर ये प्रॉब्लम आपकी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद ही अकेले सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। डिटेक्टिव कॉन्ग कहते हैं कि जीसू के साथ जो कुछ भी हुआ उसके तुम जिम्मेदार नहीं हो सार्जेंट और ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि सार्जेंट तो सार्जेंट कहती है कि मैं समझ सकती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि मुझे तुम्हारे स्केचेस से बहुत ज्यादा मदद मिलती है और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही डिटेक्टिव वहाँ से जाते हैं तो थोड़ी आगे ही वो किसी लड़के से टकरा जाते हैं, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो सब कुछ बहुत सस्पिशियस होता है। वो सब लोग पुलिस वाले होते हैं और डिटेक्टिव कॉन्ग को वो लोग हथकड़ी पहना देते हैं। इतने में वहाँ पर सार्जेंट भी जाती है तो डिटेक्टिव कॉन्ग कहते हैं कि ये तुम्हारा प्लान था ना। फिर डिटेक्टिव कॉन्ग और पुलिस वालों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है, लेकिन लास्ट में वो लोग डिटेक्टिव कॉन्ग को पकड़ लेते हैं। इतने में वहाँ पर चीफ जंग भी आ जाते हैं। डिटेक्टिव उनको देखता है तो कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? तो वो कहता है कि मैं चीफ जंग इंटरनल अफेयर से, और तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। और सार्जेंट बेयकीनी से वो सब कुछ देख रही होती है। हमें डिटेक्टिव कॉन्ग को दिखा
दिखाते हैं जिन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। सार्जेंट को दिखाते हैं जो भागते हुए चीफ मून के पास आती है, उन्हें कहती है कि इंटरनल अफेयर्स वाले डिटेक्टिव कॉन्ग को ले गए हैं, क्या आप जानते हैं कैसा क्यों हुआ? तो चीफ मून कहते हैं कि सार्जेंट यो, मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगा कि तुम इस सब मामले से दूर रहो। तो सार्जेंट यो कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, हम उनको इस हालत में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, और क्या आप इन सब के बारे में पहले से जानते थे? तो चीफ मून कहता है कि डिटेक्टिव कॉन्ग ने डॉक्टर को पहले से ही अपने पास किडनैप कर रखा था और इस बारे में उन्हें पता चल गया था। सार्जेंट यो कहती है कि उन्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? तो चीफ मून कहते हैं कि प्रोसिक्यूटर मून की डेथ के बाद उनकी नजर डिटेक्टिव कॉन्ग पर थी। सार्जेंट यो कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं? सर मून कहते हैं कि उसने अपने पुलिस वाले ऑफिसर को मारा और वहाँ से भाग गया, तुम्हारी बंदूक ली और एक सिविलियन को निशाना बनाया। तो सार्जेंट यो कहती है कि आप अच्छे से जानते हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ था, हमने ही उन्हें मजबूर किया था, हमने ही उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया था। तो चीफ मून कहते हैं कि नहीं, जिसने डिटेक्टिव कॉन्ग को ऐसा बनाया है वो डिटेक्टिव कॉन्ग खुद ही है, शायद जो हुआ उसमें डिटेक्टिव कॉन्ग और बाकी सबकी भलाई है। तो सार्जेंट यो कहती है कि अगर आपको इस बात से खुशी मिलती है तो आपको जो सोचना है आप सोचिए। फिर चीफ मून वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें डूसू को दिखाते हैं जिन्हें के पुलिस वैन में बिठाया जाता है। फिर जैसे ही पुलिस वाला वैन में जाने लगता है तो दूसरा पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? तो वो कहता है कि कल ये बाथरूम में मुझे चोट लग गई थी और मेरी बेटी ने इस पर डिजाइन बना दी ताकि मुझे दर्द ना हो। तो वो दूसरा पुलिस वाला कहते हैं कि इसीलिए घर में बेटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वो दोनों वैन में चले जाते हैं। इसके बाद हमें लेफ्टिनेंट ओ को दिखाते हैं। लेफ्टिनेंट ओ स्केच में आने वाले ब्रिज को मैच कर रही होती है क्या कि वो कौन सा ब्रिज है। तो लेफ्टिनेंट ओ को ब्रिज का भी पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि जिसको वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि डूसू है। इतने में वहाँ पर सार्जेंट यो आती है और कहती है कि क्या तुम्हें कुछ मिला? तो लेफ्टिनेंट ओ सब कुछ हाइड कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। तो सार्जेंट यो कहती है कि जो भी हो लेकिन हमारे पास बस यही लीड है और इसी को देखकर हम कुछ सोच सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि मैं जानती थी कि तुम यही कहने वाली हो। फिर कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है और शायद हमारी कॉफी भी खत्म हो चुकी है। सार्जेंट यो कहती है कि तुम बैठो, मैं कॉफी ले आती हूँ। लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही ले आऊंगी और मैं थोड़ा घूम भी आऊंगी, और क्या तुम भी पियोगी? तो सार्जेंट यो कहती है कि हाँ। फिर लेफ्टिनेंट ओ वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद सार्जेंट यो को कुछ ख्याल आता है। इसके बाद हमें डूसू को दिखाते हैं जो वैन में होता है और यहाँ वहाँ देख रहा होता है कि कोई उसको बचाने के लिए आ रहा है या फिर नहीं। लेफ्टिनेंट ओ को दिखाते हैं जो किसी को कॉल कर रही होती है लेकिन वो कॉल नहीं पिक कर रहा होता है। सार्जेंट यो को दिखाते हैं हम अपने किचन में आकर देखती हैं तो वहाँ पर बहुत सारी कॉफीज पहले से ही पड़ी होती है। सार्जेंट यो वहाँ से उठती है और लेफ्टिनेंट ओ के कंप्यूटर के पास जाती है और वहाँ से जाकर सब कुछ देख लेती है कि डूसू को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। फिर हमें डिटेक्टिव कॉन्ग को दिखाते हैं। चीफ चंग उनसे कह रहे होते हैं कि क्या तुम अभी भी अपना स्टेटमेंट देने से इनकार कर रहे हो? ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर हाथ उठाना और एक सिविलियन को किडनैप करना, इन सब की वजह से तुम्हें तकरीबन 5 साल की सजा हो सकती है और इस सजा से तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा और हमारे पास पहले से ही डॉक्टर ओ का स्टेटमेंट है, तुम्हारी जिंदगी भी जल्द ही खत्म हो जाएगी और तुम्हारे ये पुलिस ऑफिसर का करियर भी। चीफ चंग वहाँ से जाने लगते हैं तो डिटेक्टिव उनको रोकता है और कहता है कि आपको कैसे पता कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है? आपको कैसे पता है कि मैं जेल में सड़ने वाला हूँ या फिर आज यहाँ से निकल जाऊंगा? ये सब आप कैसे कह सकते हैं? तो चीफ चंग कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि कोई चमत्कार होगा यहाँ पर? तो डिटेक्टिव कहता है कि नहीं, ना मैं ऐसा कुछ करता हूँ ना मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ, मुझे जो करना है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है और मैं उसे पूरा करके रहूंगा। चीफ चंग हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर लेफ्टिनेंट ओ को दिखाते हैं जो वापस आती है और सार्जेंट यो को आवाज देती है लेकिन कोई भी जवाब नहीं होता। फिर जैसे उसकी नजर अपने कंप्यूटर पे पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है। इतने में लेफ्टिनेंट ओ को किसी की कॉल आती है और वो कहती है कि मैं आपको इतनी देर से कॉल कर रही थी, आखिर उठा क्यों नहीं रहे थे? यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। हमें सार्जेंट यो को दिखाते हैं जो बहुत ही फास्ट ड्राइविंग कर रही होती है। फिर लेफ्टिनेंट ओ चीफ मून को सब कुछ बता देती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि सार्जेंट यो इतनी जल्दी में उसके पीछे निकल जाएगी। और फिर वो सर मून से कहती है कि अगर आपको मैं बैकअप के लिए कुछ करने को कहूँ तो क्या आप वो करेंगे? तो क्या आप किसी को वहाँ पर भेज सकते हैं? तो चीफ मून कहते हैं कि अगर कोई ठोस वजह ना हो तो बैकअप के लिए नहीं कहा जा सकता। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि फिर हम क्या कर सकते हैं? सार्जेंट यो पूरी तरह से उस स्केच की तरह दिख रही थी। तो चीफ मून कहते हैं कि तुम जल्दी से मुझे एड्रेस भेजो, मैं खुद वहाँ जाकर देखता हूँ। फिर हमें पुलिस वैन को दिखाते हैं जहाँ पर डूसू होता है और पुलिस वैन के पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ भी होती हैं। सो यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।